नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल केस की जांच में एक बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को समन भेजा है। सूत्रों के मुताबिक विश्वविद्यालय के कामकाज और वहां जुड़े कुछ लोगों की गतिविधियों में कई गड़बड़ियां और विरोधाभास मिले हैं। इन बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए सिद्दीकी का बयान बेहद अहम माना जा रहा है। पुलिस जांच का दायरा अब और बढ़ रहा है क्योंकि ये मामला लाल किले के पास हुए हालिया ब्लास्ट की जांच से भी जुड़ता दिखाई दे रहा है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि ब्लास्ट से जुड़े कई संदिग्धों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से हो सकता है। इसी वजह से पुलिस अब विश्वविद्यालय से जुड़े रिकॉर्ड, वित्तीय लेन देन और प्रशासनिक मंजूरियों की भी गहराई से जांच कर रही है। फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी के दो मामलों में पहले से जांच का सामना कर रहे विश्वविद्यालय पर अब टेरर मॉड्यूल केस का दबाव बढ़ गया है। दिल्ली के रेड फोर्ट क्षेत्र में 10 नवंबर को हुआ विस्फोट आत्मघाती हमला था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने इसकी पुष्टि कर दी है। विस्फोट के 2 दिन बाद सरकार ने इसके आतंकवादी हमला होने की आधिकारिक पुष्टि की थी। इसके साथ ही एजेंसी ने बड़ा खुलासा करते हुए सुसाइड बॉम्बर उमर उन नबी के कथित सहयोगी को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने कहा कि आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट को वाहन में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से धमाका किया। इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। एनआईए ने कहा यह हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था और जांच अब कई राज्यों में फैल चुकी है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के पंपोर के सांबूरा निवासी आमिर राशिद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया, जो विस्फोट में इस्तेमाल कार का मालिक था। एजेंसी के अनुसार अली ने बॉम्बर उमर उन नबी के साथ मिलकर हमले की साजिश रची थी। फॉरेंसिक जांच से वाहन चालक की पहचान उमर उन नबी के रूप में हुई, जो फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग का असिस्टेंट प्रोफेसर था और पुलवामा जिले का निवासी था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र का युवाओं से किया वादा पूरी तरह फेल हो गया है। महबूबा ने कहा कि सरकार ने कहा था कि कश्मीरी युवाओं के हाथ से पत्थर लेकर लैपटॉप दिए जाएंगे, लेकिन सरकारी नीतियों की वजह से युवा अब आत्मघाती हमलावर बनने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने पुलवामा निवासी डॉक्टर उमर नबी का उदाहरण दिया, जो दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट में 11 नवंबर को मारा गया। एनआईए का कहना है ये एक सुसाइड बॉम्बिंग थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार कश्मीर को सुरक्षित बनाना तो दूर, अब दिल्ली भी सुरक्षित नहीं दिख रही है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि हिंसा छोड़ें, कश्मीर को खुशहाल बनाना है, इसे और तबाह नहीं करना। उन्होंने चिंता जताई कि पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेशनल युवाओं के हिंसा की ओर जाने से कश्मीर और देश दोनों के लिए खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे घटनाओं का पहला असर कश्मीर की समाज पर पड़ता है। सऊदी अरब में भारतीय तीर्थयात्रियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 45 भारतीय तीर्थयात्रियों के मारे जाने की आशंका है। यह दुर्घटना सोमवार को उस समय हुई जब बस मक्का से मदीना जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद के कुछ लोग भी बस में सवार थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार रियाद स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क में है। पीएम मोदी ने भी संवेदनाएं जताई हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हादसे में कई भारतीय उमरा यात्री मारे गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो तुरंत विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास से संपर्क करें और तत्काल राहत कार्य शुरू कराएं। बिहार में नई सरकार बनने की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। इससे पहले एनडीए सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार को विधानसभा भंग करने की सिफारिश भेजने का अधिकार दिया गया। सूत्रों के अनुसार 19 नवंबर को नीतीश कुमार अपने पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा देंगे और 20 नवंबर को दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। रविवार को नीतीश कुमार ने अपने आवास पर एनडीए नेताओं के साथ लंबी बैठकें की, जिसमें नई सरकार के गठन पर चर्चा हुई। गठबंधन सूत्रों के मुताबिक विभागों के बंटवारे में वही फॉर्मूला अपनाया जाएगा जो टिकट बंटवारे में था। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो बनाकर बिहार चुनाव पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि बिहार का चुनाव निष्पक्ष हुआ है और इस हार के जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, तो आपसे बात करना बेईमानी है, तो आप ये वीडियो न देखें। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो समझदार हैं और ये देखकर आपके मन में भी सवाल आता है कि बीजेपी और उसके घटक दलों की 90% स्ट्राइक रेट असंभव है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी ये मानते हैं ये स्ट्राइक रेट बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ध्वस्त कानून व्यवस्था के चलते संभव नहीं है, तो आपका संशय सही है। उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव ने संविधान में दी चुनावी प्रणाली की धज्जियां उड़ा दी हैं। खुलेआम बीजेपी के नेताओं, पदाधिकारियों ने एक से ज्यादा वोट डाले हैं।
अगर एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर चुनाव नहीं होगा तो कौन सी निष्पक्षता और काहे का चुनाव। अगर बिहार चुनाव के पहले 62 लाख वोट काटे जाएंगे और फिर 20 लाख वोट जोड़े जाएंगे, जिनमें से 5 लाख वोट बिना एसआईआर फॉर्म भरे ही जुड़ गए। चुनाव घोषणा के वक्त 6 अक्टूबर को ज्ञानेश कुमार ने बिहार में वोटरों की संख्या 7 करोड़ 42 लाख बताई, जो वोटिंग के बाद 11 नवंबर को बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख कैसे हो गई। पूरे 3 लाख वोटर बढ़ गए। चुनाव घोषित होने के बावजूद बिहार की बीजेपी जेडीयू सरकार ने महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए भेजे और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा, जबकि यह खुलेआम वोट के लिए रिश्वत है। वोटिंग के पहले चुनाव के बीचों बीच करनाल से लोगों को बीजेपी का पटका पहनाकर ट्रेन भरकर बिहार वोट करने भेजा गया और ये सब हमें इसलिए पता चला क्योंकि राहुल गांधी ने अकेले वोट चोरी और मोदी चुनाव आयोग की मिलीभगत का पर्दाफाश किया। तो आज अचानक राहुल गांधी पर कौन आक्रामक है? किस बात के लिए राहुल गांधी पर दोष मढ़ा जा रहा है? कौन उन्हें महागठबंधन की हार का जिम्मेदार बता रहा है? आप भले इसका शिकार हो गए हों, लेकिन ये सोचिए समझिए साजिश बीजेपी, आरएसएस और उनके पालतू मीडिया की है। किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को दोष इसलिए दो जिससे कि वोट चोरी पर किया उनका खुलासा फीका पड़ जाए। राहुल गांधी को गलत ठहराओ क्योंकि वो एक अकेला नरेंद्र मोदी की एजेंसी और उनके तंत्र से लोहा लिए हुए हैं और किसी कीमत पर कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। महागठबंधन की हार के लिए राहुल गांधी को दोषी ठहराने का सिर्फ एक मकसद है मोदी के खिलाफ इस देश की सबसे मजबूत आवाज राहुल गांधी की आवाज को दबाना, किसी भी तरह उन्हें डिस्क्रेडिट करना और विपक्षी खेमे में अविश्वास और संशय पैदा करना। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को मिली करारी हार के बाद लालू यादव के परिवार में दरार गहराती जा रही है। सिंगापुर में रहने वाली लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान के एक दिन बाद उनकी 4 और बहनों राजलक्ष्मी, रागिनी, हेमा और चंदा अपने बच्चों के साथ चुपचाप पटना स्थित परिवार के आवास से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। ये कदम बिहार के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक में बढ़ती फूट का स्पष्ट संकेत है। एएनआई और पीटीआई के अनुसार राजलक्ष्मी, रागिनी और चंदा यादव को अपने परिवारों के साथ दिल्ली के लिए निकलते देखा गया और हेमा यादव भी दिल्ली के लिए रवाना हुई। सूत्रों के मुताबिक ये सभी पिछले 2 दिनों की घटनाओं से काफी परेशान थी, जिसके कारण उन्होंने यह कदम उठाया। भारत ने एलपीजी आयात को लेकर अमेरिका के साथ बड़ी डील की है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने अमेरिका के गल्फ कोस्ट से एलपीजी आयात करने का 1 साल का समझौता पूरा कर लिया है। इस डील के तहत भारत 2026 में 2.2 मिलियन टन एलपीजी अमेरिका से खरीदेगा। यह अमेरिका से भारतीय बाजार के लिए किया गया पहला बड़ा और स्ट्रक्चर्ड एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट है। मंत्री पुरी ने कहा यह मात्रा उस साल भारत के कुल एलपीजी आयात का लगभग 10% होगी। भारतीय ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की टीमें पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के उत्पादकों से बातचीत कर रही थी, जो अब पूरी हो गई है। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब भारत को अमेरिका की ओर से 50% तक का टैरिफ झेलना पड़ रहा है, जिसमें रूसी तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त पेनल्टी भी शामिल है। सरकार का कहना है कि भारत आगे भी अमेरिका से अधिक ऊर्जा आयात करने की कोशिश करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि कोई भी देश अगर रूस के साथ व्यापार करेगा तो उसे बहुत सख्त प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे। ट्रंप से जब कांग्रेस द्वारा रूस और राष्ट्रपति पुतिन पर दबाव बढ़ाने के लिए नए कड़े कानून लाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा वो ऐसा कर रहे हैं और मुझे ये ठीक लगता है। रिपब्लिकन बहुत सख्त कानून ला रहे हैं। रूस से व्यापार करने वाले हर देश पर कड़े प्रतिबंध लगेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को भी सूची में जोड़ा जा सकता है और ये सुझाव उन्होंने खुद दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज सुरक्षा बलों की एक टीम के साथ राजभवन में सर्च ऑपरेशन करवाएंगे। ये कार्रवाई टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के गंभीर आरोपों के बाद की जा रही है। कल्याण बनर्जी ने दावा किया था कि राजभवन के अंदर हथियार, बम और बंदूकें रखी गई हैं और राज्यपाल बीजेपी के अपराधियों को पनाह दे रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक कोलकाता पुलिस और केंद्रीय बलों की संयुक्त टीम सर्च करेगी। राज्यपाल खुद तलाशी अभियान की अगुवाई करेंगे। नागरिक समाज के लोग और पत्रकार भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। शनिवार को आरोपों के बाद राज्यपाल बोस ने कहा था कि उन्होंने इस मामले में कानूनी सलाह मांगी है, जिसके जवाब में कल्याण बनर्जी ने कहा, मैं कोर्ट में लड़ने को तैयार हूँ, मुझे डराया नहीं जा सकता। टीएमसी और बीजेपी के बीच एक बार फिर राजनीतिक टकराव बढ़ गया है।
तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को बीजेपी नेतृत्व पर बंगाल के महान व्यक्तियों को अपमान करने का आरोप लगाया। टीएमसी ने प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश के मंत्री इंदर सिंह परमार के हालिया बयान पर दी, जिसमें उन्होंने समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को ब्रिटिशों का एजेंट और धर्मांतरण की शुरुआत करने वाला बताया था। इस बयान पर टीएमसी के कई मंत्रियों और सांसदों ने सोशल मीडिया पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये बीजेपी की बंगला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। बढ़ते विवाद को देखते हुए इंदर सिंह परमार ने माफी मांग ली और कहा कि उनके शब्द की फिसलन थी, यानी गलती से कह दिया। बीजेपी की तरफ से बयान को गलत बताया गया, लेकिन टीएमसी से बंगाल के सम्मान पर हमला मानकर विरोध जारी रखे हुए है। बांग्लादेश में अंतरिम अपराध न्यायाधिकरण ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। उन पर पिछले साल के छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोप हैं। इसी आंदोलन के बाद उनकी आवामी लीग सरकार गिर गई थी। ट्रिब्यूनल की 3 सदस्यीय पीठ हसीना के अलावा उनके 2 सहयोगियों पर भी फैसला सुना रही है। प्रोसिक्यूशन ने तीनों आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। फैसले से पहले देश की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ढाका सहित कई शहरों में अर्धसैनिक बल और पुलिस तैनात कर दी गए हैं। हसीना की पार्टी आवामी लीग ने फैसले का विरोध करते हुए सोमवार को देश भर में बंद का आह्वान किया है। उन्होंने ट्रिब्यूनल को कंगारू कोर्ट कहा है और कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से गेहूं का आयात पूरी तरह से बंद कर दिया है। अफगानिस्तान ने 10 साल पहले पाकिस्तान से $30 करोड़ से ज्यादा का आटा आयात किया था। इसके बाद से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से गेहूं के आयात में धीरे धीरे कमी कर दी और अब आयात पूरी तरह से बंद कर दिया है। बीते दिनों दोनों देशों के बीच तनाव के कारण अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों को खत्म करने की बात कही थी। अफगानिस्तान ने अपने कारोबारियों को निर्देश जारी कर कहा था कि वो पाकिस्तान के बजाय अन्य देशों से व्यापार के रास्ते खोजें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी से मुलाकात करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि दोनों कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि अब तक ट्रंप और ममदानी एक दूसरे पर लगातार तीखे हमले करते रहे हैं। ट्रंप ममदानी पर महीनों से निशाना साध रहे थे। उन्होंने उन्हें झूठा आरोप लगाते हुए कम्युनिस्ट कहा था और चेतावनी दी थी कि अगर ममदानी चुने गए तो न्यूयॉर्क बर्बाद हो जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी धमकी दी थी कि ममदानी को वो डिपोर्ट कर देंगे क्योंकि ममदानी युगांडा में पैदा हुए और बाद में अमेरिकी नागरिक बने। ट्रंप ने शहर से फेडरल फंडिंग रोकने की भी बात कही थी, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच तनाव कम हो सकता है और शायद नई शुरुआत की कोशिश होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.